हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी को। हेडफोन लगा लीजिए। तो चलिए सुनते हैं। जब वांग जी को पता चला कि विंग की गाड़ी खाई में गिर गई है, मतलब कि विंग की मॉम डैड की गाड़ी खाई में गिर गई है, तो वो रोने लगा। उसने कहा, चुप रहो, विंग को कुछ भी नहीं हुआ है। कहाँ पर ये सब कुछ हुआ है, मुझे वहाँ पर ले चलो। फिर वांग जी को लेकर वो दो जो डिसिपल थे वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो डिसिपल घायल थे, तो वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो वांग जी से फिर से उन दोनों को कबीले में भेज देता है। और वो कुछ डिसिपल को लेकर नीचे खाई के नीचे चला जाता है विंग को ढूंढने के लिए। वो जब विंग को ढूंढने के लिए नीचे आता है तो वो देखता है कि जितने सारे घोड़ा गाड़ी सब कुछ गिर गया था, वो सब कुछ टूट के बिखर के इधर उधर गिरे हुए हैं। और कुछ घोड़ा मर गए हैं और कुछ लोग सांस अभी तक ले रहे हैं। वांग जी उन घोड़ों को लेकर जाने के लिए बोलता है। कुछ डिसिपल्स उसे ले जाता है और कुछ लोग जिंदा थे, कुछ लोग मर गए थे। जो लोग मर गए थे ना, वांग जी उन्हें ले जाने के लिए बोलता है, उनकी लाशों को। और जो लोग जिंदा थे उन्हें चिकित्सा करने के लिए, मतलब कि ट्रीटमेंट करने के लिए जाने के लिए बोलता है, ले जाने के लिए। तो कुछ डिसिपल उन्हें ले जाते हैं, बट उसकी नज़र सिर्फ विंग को और विंग की मॉम डैड की गाड़ी को ढूंढ रहा था। तभी एक डिसिपल ने आवाज़ लगाया, राजकुमार हांग वन जुन, जल्दी से यहाँ पर आइए। वांग जी गहरी सांस छोड़ता है। उसने कहा, क्या हो विंग मिला? और फिर तभी वो दौड़कर एक गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस वी की लाश थी। ये देखकर वांग जी नीचे बैठ गया। उसने कहा, विंग कहाँ है? और फिर वांग जी उस गाड़ी को उठाने लगा। वहाँ से कुछ डिसिपल मदद करते हैं, लेकिन वहाँ पर विंग नहीं था। ये देखकर वांग जी रोने लगा। वांग जी ने कहा, कहाँ गया मेरा विंग? मेरा विंग कहाँ है? अंकल आंटी उठिए ना, उठिए, आप लोगों को क्या हो गया है? तभी एक डिसिपल ने कहा, हांगवन जुन, राजकुमार हांगवन जुन, ये लोग मर गए हैं। वांग जी रोने लगा। वांग जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वांग जी ने कहा, मेरा विंग कहाँ है? और तभी झाड़ियों में कुछ हिलते हुए दिखाई दिया। तभी वांग जी ने कहा, इनकी लाशों को सावधानी से ले जाओ, ठीक है? और फिर वांग जी धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे जाने लगा। वो बोलता है कि विंग, क्या तुम यहाँ हो? और फिर वो जैसे झाड़ियों के बीच में जाता है, वो देखता है कि दो खरगोश, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। जो ब्लैक कलर का था और जो वाइट कलर का था, वो दोनों बहुत डरे हुए थे, वो दो खरगोश। और वांग जी देखता है कि उनके गले में लाल धागा और वाइट धागा बंधा हुआ है। जो वाइट कलर का खरगोश था उसके गले में लाल धागा बंधा हुआ है, और जो रेड कलर का खरगोश था उसके गले में वाइट धागा बंधा हुआ है, जिनमें विंग और वांग जी का नाम लिखा हुआ है। वांग जी उन दोनों खरगोश को पकड़ के रोने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हारा मालिक कहाँ है? विंग कहाँ है? बोलो मुझे। वांग जी रोने लगा। वांग जी को समझाने के लिए डिसिपल्स आगे आते हैं, लेकिन वो लोग रुक जाता है क्योंकि वांग जी बहुत रो रहा था। तभी वांग जी ने एक लॉकेट देखा। वो विंग के गले में हमेशा रहता है, जहाँ पर विंग का नाम लिखा रहता है। वांग जी ने उसे उठाया। उस पर खून लगा हुआ था। वो लॉकेट खून से सना हुआ था। ये देखकर वांग जी रोने लगा। वांग जी ने कहा, नहीं, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। और ये बोलकर वांग जी जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। डिसिपल आके बोलता है कि विंग कहीं नहीं मिला। सबकी लाशों को लेकर और जो लोग जिंदा हैं उनको लेकर हम जा रहे हैं, और विंग कहीं नहीं मिला राजकुमार। और वांग जी जोर जोर से रोने लगा। और यहीं पर सीन चेंज हो जाती है। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब 10 साल बीत गए हैं इस घटना को घटे हुए। वांग जी अपने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वांग जी अब 26 साल का हो गया है। वांग जी बहुत हैंडसम दिखता है। वांग जी अब जवान हो गया है। जब विंग मर गया था तब वांग जी 16 साल का था और विंग 8 साल का था। अब 10 साल बीतने के वजह से वांग जी 26 साल का हो गया है। वांग जी जब अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था तब उसके पास कुछ डिसिपल आते हुए कहते हैं कि गूसू की लास्ट सीमा पर, वो जो गांव है ना छोटा सा, वहाँ पर कुछ डिमोन्स ने हमला किया है, कुछ दानव ने। वांग जी उनकी तरफ देखता है। हैंडसम वांग जी जब उनकी तरफ देखता है तो वो लोग कहते हैं, हांग वन जून, कुल प्रमुख ने कहा है आपको ले जाकर उन्हें सुरक्षित उस गांव से ले आने के लिए। वो लोग डरे हुए हैं, वो गांव वाले को हमें बचाना चाहिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा, बस कहा, हम कब निकल रहे? उन डिसिपल ने कहा, आप बोलो तो हम आज ही निकल जाएंगे। वांग जी ने कहा, जाने की तैयारी करो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। वांग जी के हाथों को दिखाया जाता है। उसके हाथ में वही करा थी जिस पर वी वुजियन यानी विंग लिखा हुआ था। वांग जी जाकर तैयार होता है। वो अपनी तलवार को लेता है और बाहर आता है अपने रूम से। जब वो बाहर आता है तब सिचैन उसे रोकते हुए बोलता है कि वांग जी, क्या तुम अभी जा रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, उन्हें रेस्क्यू भी तो करना है ना, वो लोग डरे हुए हैं। सिचैन ने कहा,
वांग जी, एक और रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, जिन फैमिली से, बहुत बड़ी फैमिली है। मियान मियाँ ने खुद तुम्हें शादी करने के लिए खुद तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। तुम तैयार तो हो ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है, उन्हें वापस भेज दीजिए। ये सुनने के बाद चैन ने कहा, ये 25 रिश्ते थे, 25 नंबर के, जो तुम्हें आज तक रिजेक्ट करते आ रहे हो तुम इन लोगों को। तुम कब तक अकेले रहोगे? तुम क्यों नहीं भूल जाते उसे? वांग जी पीछे मुड़ते हुए कहा, मेरी शादी हो गई है और मैं एक शादीशुदा हूँ। मैं किसी का हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ है, और मैं किसी और से शादी कर लूँ? आपका कहने का मतलब क्या है भैया? सिचैन ने कहा, विंग 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 नहीं है, विंग मर गया है वो। कहाँ है तुम्हारा विंग? वांग जी ने कहा, क्या आपको उसकी लाश मिली है? सिचैन ने चुप हो गया, उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी ने कहा, मेरा विंग जिंदा है, जब वो वापस आएगा ना तब आप अपने आंखें भर भर के देख लेना, और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर आएगा। उसने मुझे वादा किया है, उसे वापस आना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसके सिवा किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। और ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। सिचैन ये देखकर अपसेट हो गया। सिचैन ने कहा, तुम कब तक अपनी ज़िंदगी में अकेले रहोगे? कब तक? एक इंसान अकेले नहीं बिता सकता है पूरी ज़िंदगी, और तुम उस झूठी उम्मीद पर जी रहे हो। विंग वापस आएगा? कैसे आएगा विंग? कहाँ से आएगा? सीन चेंज होता है। वांग जी उस गांव में गया था जिस गांव में डिमन ने हमला कर दिया था। वांग जी बहुत सारे डिमंस को मारता है, उसके डिसिपल्स भी सबको मारते हैं, और कुछ डिमंस वहां से भाग जाते हैं। वांग जी ने कहा, ये डिमंस यहाँ पर वापस आ सकते हैं, इसीलिए सारे गांव वाले को यहाँ से ले जाना पड़ेगा दूसरी गांव में। फिर सारे डिसिपल्स उन लोगों को ले जाने लगा। तभी उनमें से एक डिसिपल ने कहा, हमारा गुसु इतना पावरफुल है, फिर भी डीमंस अंदर कैसे जा रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये अंदर आखिर आ कैसे रहा है? वांग जी ने कहा, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी पीछे से कोई बोला, रुक जाओ मो, ऐसे मत भागो, मेरी बात सुनो, वो तुम्हारा पति नहीं है। तभी जो भागता हुआ एक लड़का आ रहा था, उसने कहा, नहीं, वो मेरा पति है, मुझे जाने दो। और फिर वो भाग कर आकर पीछे से वांग जी को हग करते हुए कहा, मेरा पति मुझे मिल गया, मैं दूर से देखकर ही पहचान गया। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। उसने कहा, मो, ये तुम्हारे पति नहीं है, तुम किसी को भी अपने पति कैसे बोल सकते हो? वांग जी ने उसको साइड किया, उसको अच्छे से देखा। वांग जी देखता है कि एक 18 साल का जवान लड़का। उसने कहा, ये कैसी हरकतें हैं? तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, माफ़ कर दीजिए राजकुमार, माफ़ कर दीजिए, दरअसल इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसने अपनी दिमागी शक्ति को खो दिया है। वांग जी ने कहा, ओ आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये मुझसे मजाक कर रहा है। तभी वांग जी उसे अच्छे से देखने लगा। वांग जी अपने मन में बोलता है कि इसकी स्मेल मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रहा है। तभी उस औरत ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने सुना था कि गुसु में अच्छे से डॉक्टर मिलता है जहाँ पर ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होती है, इसीलिए मैं मो को लेकर यहाँ पर आई थी ताकि उसका ट्रीटमेंट करवा के उसकी दिमागी हालत को ठीक कर सकूं। मुझे माफ़ कर दीजिए राजकुमार, दरअसल ये आपको देखकर अपना पति समझ रहा है। वांग जी ने कहा, इसका पति कहाँ है? उस औरत ने कहा, इसका कोई पति नहीं है, दरअसल ये जिसकी हाथ में सफ़ेद रंग का तलवार देखता है और जो उसे योद्धा लगता है, वो उसको जाकर अपने पति बोल देता है। तभी उस लड़के ने कहा, नहीं, इसके हाथ में वो तलवार है, देखो, मम्मी ने बताया था, जिस तलवार की रंग सफ़ेद होगी वो मेरा पति है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वांग जी ने कहा, इसे ऐसा कैसे हो गया? तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, वो एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें इसकी मॉम डैड की मौत हो गई और इसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। वांग जी ने अच्छे से उसको देखा। वांग जी अच्छे से देखने के बाद कहा, तुम लोग चाहो तो गुसु आ सकते हो लैंड मेंशन में, यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट होती है, हमारे पास बहुत अच्छे वैद्य हैं, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक तुम गुसु लैंड मेंशन में रह सकते हो। ये सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत बोलते कि नहीं बेटा। तभी वांग जी ने कहा, मोहतरमा, आप हमारे गांव में पहली बार आए हैं, और तो और आप लोग हमारे गेस्ट भी हैं, तो हमें आपकी मदद करनी चाहिए। आप बेझिझक हमारे हेल्प ले सकते हो, हम बुरे लोग नहीं हैं मोहतरमा। तभी उन्होंने वांग जी को वो करते हुए कहा, नहीं राजकुमार, मैंने ऐसा नहीं बोला है, मेरे लिए तो खुशी की बात है कि आप खुद मेरी मदद करने चाह रहे हो। तभी उस औरत को कुछ याद आता है। वो याद करता है कि विंग की मॉम ने उसे कहा था, उसे गुसु विंग को, तुम विंग को गुसु लान। तभी
वो विंग की मॉम अपनी आखिरी सांसें छोड़ दिया और वो मर गई। इसीलिए उसे पूरी बात पता नहीं चला। क्या विंग को घूसू ले जाना चाहिए, ये सोच रहा था। इसका मतलब जो अभी लड़का वांग जी को देखकर अपना पति पति बोल रहा था वो हमारा विंग है, लेकिन हम उसे मो बोलेंगे, ठीक है। वांग जी विंग को अच्छे से देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तभी उस मोहतरमा ने कहा, मतलब कि बुरी औरत ने कहा, इसका नाम मो है, मो जुआनसु, आप इसे मो बुला सकते हो। वांग जी ने कहा, मो, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? ये सुनने के बाद विंग फिर से वांग जी को हग करते हुए कहा, पति के घर, मुझे पति के घर जाना है। मैं कब से बोल रहा हूँ, मुझे पति के घर जाना है। यह सुनने के बाद वांग जी स्माइल करते हुए कहा, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद मो ऊपर फेस करते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं वही करूँगा। और फिर वो लोग लान मेंशन में विंग को और उस बूढ़ी औरत को ले जाता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि कहीं लान मेंशन में विंग का कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि जब मालकिन ने उसे कुछ बताया था तो वो बताने से पहले ही मर गई थी। इसीलिए उसे शक भी हो रहा था क्या वो ठीक कर रही है, लेकिन राजकुमार को वो मना भी तो नहीं कर सकती है। अगर राजकुमार को उसने मना किया तो उन पर राजकुमार को शक हो जाएगा, यहाँ तक कि राजकुमार को अपमान करना होगा ये मना करना मतलब। फिर वो लोग बहुत जल्द लान मेंशन पहुँच जाते हैं, लान कबीला पहुंच जाते हैं। लान कबीला पहुंचते ही वो कुछ डिसिपल को बोलता है कि जाओ मो को और उसकी दादी माँ को मेरी मॉम की महल में रख कर आओ। फिर कुछ डिसिपल जाकर विंग को और बूढ़ी औरत को, मतलब कि विंग की दादी को ले जाने लगता है। तभी विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे पति के पास रहना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा ना मुझे मेरे पति के पास जाना है, मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तभी वांग जी ने कहा, मो मेरी बात सुनो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है, तुम मेरे लिए वेट करो, मुझे कुछ काम है। विंग ये सुनकर शर्माते हुए कहा, क्या सच में? तभी वांग जी ने कहा, हाँ सच में। और फिर तभी वो लोग मैडम लान की महल की तरफ जाने लगा। वांग जी अपने भाई के पास जाता है और चाचा के पास जाता है। उसने कहा, डेमंस को तो मैंने भगा दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि कवच तोड़ कर वो अंदर आए हैं, इसीलिए हमें कवच को और भी शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, ठीक है, हम कल कवच को देखने जाएंगे। वांग जी ने कहा, ठीक है। और फिर वांग जी ये बोलकर बाहर आता है। सिचैन ने पूछा, वो लड़का कौन है? तभी वांग जी ने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। वो खुद को एक 5 साल का बच्चा समझता है और यहाँ तक वो जिस भी योद्धा को देखता है वो उसे पति मानता है। उसने मुझे अपना पति समझा। ये सुनने के बाद सिचैन ने हंसकर कहा, वो एक मेल ओमेगा है, अब विंग को भूल मत जाना। ये बोलकर सिचैन चला जाता है। वांग जी अपने रूम में जाता है, वो फ्रेश होता है। वो सोचता है कि मुंह की खुशबू मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही थी, कौन है ये मुंह? और फिर वांग जी फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। फिर उसे लगा कि कहीं मुंह विंग तो नहीं है ना, नहीं, विंग कैसे हो सकता है? उसकी बिहेवियर तो 5 साल के बच्चे जैसा है, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल बिल्कुल विंग जैसा है। फिर वांग जी रेडी होकर मो के महल में जाता है, मतलब कि मैडम लान के महल में जाता है मो से मिलने के लिए। वांग जी के साथ एक वैद्य भी था जो कि ट्रीटमेंट करेगा हमारा विंग का। फिर जब वो विंग के पास आता है तब उसने विंग को देखा जो 2 खरगोश के साथ खेल रहा था, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। वही खरगोश था जो वांग जी ने रेस्क्यू करके लाया था। वो अब बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, बहुत सारे बच्चे भी हैं, उस खरगोश का बहुत सारे बच्चे भी हैं। विंग जब खेल रहा था तब वांग जी को छोटी सी विंग की याद आती है। उसने स्माइल करते हुए कहा, मो तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग अपने फेस को ऊपर करते हुए कहा, मैं इन्हें प्यार कर रहा हूँ, ये कितने प्यारे हैं ना, देखो ये कैसे खेल रहे हैं। और तभी विंग ने ताली बजाया। वांग जी ने कहा, तुम्हारा नाम मो है क्या सच में? विंग ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा एक और नाम है। ये सुनने के बाद वांग जी उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तो तुम्हारा दूसरा नाम क्या है? वांग जी विंग के सामने बैठा हुआ था। विंग वांग जी को कह नहीं पा रहा था कि मेरा दूसरा नाम। और तभी विंग की नज़र वांग जी की फॉरहेड रिबन के ऊपर जाता है। उसे देखकर विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी ये देखकर हैरान था, लेकिन वांग जी फिर भी शांत था। विंग धीरे धीरे वांग जी के करीब आता है। विंग का फेस वांग जी के फेस के बहुत करीब था। वो वांग जी की फॉरहेड रिबन को अपनी आंखों से भर भर के देख रहा था और अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। वांग जी ये देखकर हैरान था। वांग जी ने कहा, मो क्या तुम्हें मेरी फॉरहेड रिबन चाहिए?
विंग उसको देखकर अपने फेस को इधर उधर हिलाने लगता है और अच्छे से देखने लगा। जब विंग उसे देख रहा था तब उसके सिर में अचानक से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। विंग ने अपने सिर को पकड़ लिया, उसे कुछ याद आ रहा था। विंग बिड़बिड़ाते हुए बोला, गगा नहीं, मुझे जाने दो गगा के पास, जाने दो गगा के पास। विंग बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा था, वांग जी को सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी ने कहा, मो तुम क्या बोल रहे हो, क्या क्या बोल रहे हो। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर उसने कहा, गगा मुझे जाने दो, मुझे जाने दो उनके पास, मुझे जाना है, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे। और फिर तभी वहाँ पर विंग बेहोश हो गया। वांग जी ने कहा, मो तुम्हें क्या हुआ है, मो उठो, मो आंखें खोलो। वांग जी मो को मतलब कि विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और फिर उसे रूम के अंदर ले गया। उसे रूम के अंदर ले जाते हुए उसने बार बार सिर्फ विंग की फेस की तरफ ही देख रहा था। वो विंग को बेड के ऊपर लेटा देता है। उसने कहा, मो तुम्हें क्या हुआ। और फिर उसने वैद को कहा, जो वैद था उसे कहा कि प्लीज़ वैद जी देखिए, चेक कीजिए क्या हुआ है। फिर वो जो वैद था वो चेक करने लगता है। वो विंग को अच्छे से चेक करने के बाद कहा, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। लगता है उन्हें कुछ याद आ गई पुरानी। आपने कहा था ना कि उसकी याददाश्त चली गई है। मुझे लगता है कि उसकी याददाश्त को कुछ चोट पहुंचा है, इसीलिए उसके सिर पे दर्द हो रही थी। कुछ ऐसी यादें जो उसके दिमाग पे घूम रही है। वांग जी ने कहा, इसकी दिमागी हालत भी ख़राब है, ये एक 5 साल के बच्चे के जैसा बिहेव करता है। उस वैद ने कहा, हाँ मैंने देखा कि वह खरगोश के साथ कैसे खेल रहा था। मुझे पता चल गया है कि एक जवान लड़का तो है, एक मेल ओमेगा है, और तो और इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। चिंता मत कीजिए, मैं इसे हफ्ते में 2 बार देखने आऊँगा और मैं जो दवा दूँगा आई होप कि 1 महीने के अंदर ये ठीक हो जाएगा। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच, आई होप कि ये 1 महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। विंग की दादी वहीं पड़ी थी। विंग की दादी रो रही थी। उसने कहा, ये अगर ठीक हो गया तो मैं हमेशा आपकी कर्जदार रहूँगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नहीं, हमें इंसान की मदद करनी चाहिए और हम वैसे ही करते हैं। इसके लिए हमारे ऊपर कर्जदार होने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जितना टाइम हो सके उतना टाइम यहाँ पर रह सकते हो। और फिर ये बोलकर वांग जी बाहर चला गया। वांग जी के साथ उसका एक सेक्रेटरी था, मतलब कि उसका सागरेत जो बोलता है ना, क्या हेल्पर ऐसा बोलता है, ऐसा था। तो बचपन से ही वो उसके साथ था। वांग जी बगीचे में उसके साथ ही घूम रहा था और उसका नाम ली जियाओ था। ली जियाओ ने कहा, राजकुमार आप मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते थे, इसीलिए आप मुझे बगीचे में ले आए। वो ज़रूरी बात क्या है। राजकुमार ने कहा, मतलब कि हमारे वांग जी ने कहा, तुमने उस मोह को नोटिस किया है। उसने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ है। वो बहुत प्यारा है ना। हालांकि वो एक 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है, लेकिन उसका दिल कितना साफ़ है। वांग जी ने कहा, वही तो, उसकी बिहेवियर, तुमने उसके बिहेवियर पर नोटिस किया है। उसका खुश होना, सब कुछ देखकर चिल्लाना, मुझे पति कहकर पुकारना, उसकी बोलने का स्टाइल तुमने नोटिस किया है। ली जियाओ ने कहा, हाँ मैंने नोटिस किया है, लेकिन हुआ क्या है। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस उसे देखकर मुझे विंग की याद आ रही है। ली जियाओ ने कहा कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है ना कि वो विंग है। वांग जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ मानता हूँ कि विंग के साथ उसके बिहेव मिल सकता है, इतना उसका बिहेवियर विंग जैसा हो सकता है, लेकिन उसका फेस कुछ अलग टाइप का है। तुमने देखा है, वो उसके लिप्स के नीचे तिल भी नहीं है जो विंग के थे, है ना। क्या कहते हो। ये सुनने के बाद ली जियाओ ने कहा, हाँ लेकिन ऐसा भी तो है ना कि उसकी एज भी 18 है और विंग भी 10 साल से गायब है। अब तो विंग भी 18 साल का हो गया होगा और वो तिल शायद गायब हो गया है। वांग जी ने कहा, नहीं, वो तिल ही तो उसकी पहचान है। उस तिल की वजह से ही तो उसके इतने सारे दुश्मन बने हैं। वो बहुत यूनिक बच्चा है, तुम्हें पता है ना। ये सुनने के बाद ली जियाओ ने कहा, हाँ पता है, बेन रोहान उसके पीछे पड़ा हुआ था, कहीं बेन रोहानी उसे पकड़ के उसका बलि। तभी वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता, मेरे करे ने मुझे कुछ नहीं बताया ऐसा। ये सुनने के बाद ली जियाओ ने वांग जी के करे की तरफ देखा, जब जो अपने हाथों में वो पहना हुआ था। उसने कहा, अगर आपके हाथों में ये करा है तो विंग के हाथों में तो ऐसा ही करा होना चाहिए। वांग जी ने कहा, हाँ ऐसा ही करा होना चाहिए। तभी ली जियाओ ने कहा, तो फिर आपने मोह को देखा अच्छे से, मोह के हाथ को चेक किया आपने। वांग जी ने कहा, नहीं तो। रुको 1 सेकेंड, तुमने सही कहा, अगर ये करा मेरे हाथ में है तो विंग के हाथ में तो ऐसा ही करा होना चाहिए जहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है।
मुझे मो के हाथ को देखना चाहिए, क्या कहते हो? ली जियाओ ने कहा, अभी चलिए राजकुमार, अभी चलिए। और वो लोग विंग के हाथों को चेक करने के लिए, मतलब कि मो के हाथों को चेक करने के लिए चले जाते हैं मैडम लान की महल की तरफ। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि असल में वांग जी को पता चलता है कि वो विंग है कि नहीं। तो चलिए मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।